हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ एकता राठौर क्लासेस में। और आज शुरू करेंगे हम अपना 4th चैप्टर फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन एंड दिस विल बी अ मोशन। ओके, हमारा 4th चैप्टर कौन सा होने वाला है? मोशन। सबसे पहले मोशन समझने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ पॉइंट्स को हमें क्लियर करना होगा। सबसे पहले समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए, लेट्स अज्यूम, ओके, जस्ट मानना है आपको कि एक टेम्पल है। ओके, एक टेम्पल है जहाँ बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ओके, ये टेम्पल के पास एक रोड है, राइट? क्या है? रोड। अब कोई आदमी यहाँ बहुत दूर से दर्शन करने आया। ओके, बहुत दूर से दर्शन करने आया और थक गया। ठीक, तो टेम्पल में जाने से पहले ही इसने क्या किया, यहाँ एक बेंच रखी हुई थी और इस बेंच पे आके वो आदमी क्या किया, बैठ गया। ओके, बैठ गया। अब अगर हम ये बात समझें कि ये थक गया था और यहाँ आके बैठ गया है, इसका मतलब अब इसकी जो पोजीशन है टेम्पल के रिस्पेक्ट में फिक्स हो चुकी है। थक गया था, बैठ गया, अब ये मूव नहीं कर रहा, यानी इसकी पोजीशन जो है टेम्पल के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है, राइट? वहीं दूसरी अगर हम कंडीशन लें तो एक कार है जो इस रोड पे ट्रैवल कर रही है। क्या है? एक कार है जो इस रोड पे ट्रैवल कर रही है। ये इस रोड से जाते जाते बहुत दूर इसे जाना है, राइट? ये जो है, ये कार जो होगी वो मूव करेगी, राइट? ये टेम्पल के रिस्पेक्ट में इसका जो डिस्टेंस होगा ये कम होता जाएगा जब तक ये टेम्पल के नज़दीक नहीं आती। और वहीं अगर ये टेम्पल को क्रॉस कर जाती है तो इसके बाद इसका डिस्टेंस जो होगा टेम्पल के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा, यानी बढ़ता रहेगा, राइट? ये बात हमें समझ आ गई। तो ये समझ लेते हैं कि जो टेम्पल हमने यहाँ लिया है, जिसके रिस्पेक्ट में हम ये सारी बातें कर रहे हैं, हमने इसे मान लिया कि ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट। क्या है हमारा? रेफरेंस पॉइंट। ठीक, वहीं यार ये आदमी जो यहाँ बेंच पे आके बैठ गया है, अब मूव नहीं कर रहा, जिसकी पोजीशन टेम्पल के साथ फिक्स्ड हो चुकी है। ठीक, इस आदमी को हमने क्या कहा कि ये एक रेस्ट पोजीशन में है। किसमें है? रेस्ट पोजीशन में। वही ये वाली जो कार है, ये कार जो है, ये अपना डिस्टेंस जो है हमारे रेफरेंस पॉइंट के साथ चेंज कर रही है। क्या कर रही है? चेंज कर रही है अपना पोजीशन हमारे रेफरेंस पॉइंट के साथ, यानी टेम्पल के साथ। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो कार है वो किस स्टेट में है? मोशन स्टेट में। ठीक, इतनी बार समझ आ गई कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें ये बात समझनी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है। समझ आ गई? तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं रेस्ट पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट है उसे। एक बॉडी, यानी a body is said to be in the state of rest when its position does not change with respect to reference point। किसी भी बॉडी को हम रेस्ट पोजीशन में कह सकते हैं तब जब वो अपनी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के साथ चेंज ना करे। ठीक, इतनी बात क्लियर? वहीं अगर हमें मोशन को डिफाइन करना है तो हम मोशन को क्या कैसे कह सकते हैं? A body is said to be in state of motion when its position changes with respect to reference point। यानी अगर हम किसी भी बॉडी को मोशन में कह रहे हैं, इसका मतलब उसकी जो पोजीशन है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहेगी टाइम के साथ। ठीक, हमने डिफाइन कर लिया रेस्ट को भी और मोशन को भी। तो कार क्या थी? मोशन स्टेट में। और रेस्ट पे कौन था? वो इंसान जो थक के हार के बेंच पे बैठ गया था, राइट? आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमें कुछ नए नए टर्म्स पढ़ने। वो नए टर्म्स को हम एक कैटेगरी में अगर डालें तो क्या कहेंगे उसे? फिजिकल क्वांटिटीज। यानी हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है जिन्हें हमें मेजर करना है। यानी हम उन सभी फिजिकल प्रॉपर्टी को किसी भी मटेरियल की फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं तब जब हम उन्हें मेजर कर सके। मेजर यानी उन्हें नाप सके। ठीक, सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम डिफाइन कर सकें उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। जिसे हम मेजर कर सकें उसे क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज भी टू टाइप्स की है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स के चैप्टर्स में, तो हम इन्हें दो टाइप्स में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। दो टाइप्स कौन से होंगे? फर्स्ट होगा स्केलर क्वांटिटी और सेकेंड होगा वेक्टर क्वांटिटी, राइट? स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होता। अब मैग्नीट्यूड से हम क्या समझ सकते हैं? अगर हम कोई भी
कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर मार्केट से खरीदने गए हैं, जैसे मान लीजिए एक एप्पल खरीदे हमने, तो अगर एक एप्पल है यानी कि इसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी 1, सो दिस न्यूमेरिकल वैल्यू शोज मैग्नीट्यूड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमारे पास हमने उसे मेजर किया, चाहे लेंथ हो या ब्रेड्थ हो या फिर आप उसकी डेप्थ के बारे में बात करें, तो कोई ना कोई तो नंबर होगा हमारे पास, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटीज वो है जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है, इनके बारे में हम डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। और ऐसे कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड एंड डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड तो है क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं स्पीड और डिस्टेंस को, बट डायरेक्शन की बात यहाँ नहीं की जाती। वही बात करें अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की, तो इन क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक, अगर हम यहाँ बात करें कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बट हमने डायरेक्शन तो नहीं बताई, यानी ये क्या होगी यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी। वहीं अगर हम 2 किलोमीटर बात कर रहे होते ईस्ट में जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है, यानी हमने डायरेक्शन भी दे दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी हम समझ चुके हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल हो सकते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम एंड फोर्स। ये सभी जो क्वांटिटीज हैं हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट थोड़े से डिफरेंट, जो इनकी हमने बात की अभी अभी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर, राइट। तो डिस्टेंस बेसिकली हम नाम से ही समझ सकते हैं कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का कोई डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस यानी उसकी जो पोजीशन है, पोजीशन यानी लेंथ को, लेंथ जो है उन दोनों के बीच में उसको निकाल रहे हैं, क्या डिस्टेंस है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट भी सेम क्वांटिटी है डिस्टेंस जैसी, बट कुछ डिफरेंसेस के साथ। ठीक, कुछ डिफरेंसेस हैं और कुछ सिमिलैरिटीज हैं दोनों ही टर्म्स के अंदर, इसीलिए हम इसे साथ ही पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ लेंथ, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। जो एक्चुअल पाथ, जो लेंथ है जो एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, उसे कहेंगे हम डिस्टेंस। अभी हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो डिस्टेंस है हमने उसे स्केलर क्वांटिटी में डाला, यानी डिस्टेंस के टाइम पे हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस के बारे में, इसीलिए हमने इसे स्केलर क्वांटिटी में डाला। वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि इनिशियल पोजीशन कौन सी थी और फाइनल पोजीशन कौन सी है, हमें ये पता होगा तभी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे। इसका मतलब यहाँ हमें डायरेक्शन भी गिवन होगी और मैग्नीट्यूड भी गिवन होगा, तो यहाँ पे इसे हमने वेक्टर क्वांटिटी में डाला। ओके, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही पॉसिबिलिटीज है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी आ सकता है। ओके, ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट वो है जो स्टैंडर्ड है, जो कि स्टैंडर्ड है, यानी अगर इंडिया में अगर हम लेंथ को मीटर में नाप रहे हैं तो बाकी कंट्रीज में भी हम लेंथ को मीटर में ही नापेंगे। ये एक क्या है, एक ऐसा यूनिट हो गई। ये सभी कंट्रीज में मीटर तो यूज होगा ही होगा लेंथ को डिफाइन करने के लिए, तो उसे हमने कहा ऐसा यूनिट। तो डिस्टेंस की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर ही। ओके, अब समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। ओके, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कोई स्टूडेंट है, ओके, इसे अपने स्कूल जाना है जो कि ऑलमोस्ट 85 मीटर्स दूर है। 85 हमने सिर्फ अज्यूम किया है, ये स्कूल है उसकी और ये 85 मीटर दूर है, क्या है, स्कूल। अगर इस स्कूल जाना है अपने घर से, ये इसका घर है और इसे स्कूल जाना है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपने घर से शुरू करेगा और अपने स्कूल पहुंचेगा। सुबह का टाइम है, स्कूल चला गया, राइट। अब अगर यहाँ हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, इस केस में हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा कि उसने इस पॉइंट से यानी 0 पॉइंट से शुरू हुआ और 85 मीटर चला, यानी डिस्टेंस क्या हो गया, 85 मीटर, राइट। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमने कहा था जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है
जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 85 मीटर, राइट। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी किसी केसेस में सेम भी हो सकते हैं, ओके, ये हम समझ गए। अब बात करें, ये फर्स्ट केस था जब ये घर से स्कूल की तरफ जा रहा था। दूसरे केस की बात करें कि अब जो ये ये स्टूडेंट जो है स्कूल से एक बेकरी शॉप पे घर आते वक्त रुका। बेकरी शॉप मान लीजिए 50 पोजीशन के ऊपर है, ठीक। यहाँ क्या है, बेकरी शॉप, कोई सा सामान लेना और ये यहाँ रुका। इसका मतलब अब अगर हम सेकंड केस में पूछें कि डिस्टेंस क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं, 85 हम पहले ट्रैवल कर चुका है वो, अब 75 तक आया, यानी 10 मीटर और ट्रैवल किया, यानी कि 95 से भी 10 मीटर और ट्रैवल किया, तो कितना हुआ, 105। उसके बाद और 10 मीटर ट्रैवल किया, इसका मतलब 115 एंड 120 जो हो गया वो हो गया मीटर डिस्टेंस। यानी बेकरी पे अगर वो स्कूल से वापस आया, इसका मतलब टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो कितना हो, 120 मीटर। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अब इनिशियल पोजीशन तो घर थी, बट फाइनल पोजीशन जहां वो अब खड़ा है उसके बीच का जो लेंथ है वो होगा डिस्प्लेसमेंट। यानी अब जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे वो क्या हो गई, 50 मीटर। इनिशियल यानी घर, और बेकरी शॉप पे खड़ा है यानी 50 मीटर दूर खड़ा है। डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास 50 मीटर आ गई। थर्ड केस मान लीजिए कि अब वो घर आ चुका है, ओके। अब वो घर आ चुका है, इसका मतलब यहाँ डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा, 85 वो स्कूल गया और 85 ही वो वापस आया। इसका मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ओके सॉरी, इसने ट्रेवल किया 170 मीटर, राइट। पूरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एक घर से स्कूल गया और स्कूल से वापस आया, यानी 85 प्लस 85 मीटर, यानी 170 मीटर डिस्टेंस हो गया। और इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हम करें तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया। जीरो क्यों, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी हमारा घर था और ये यहाँ पे आ गया वापस, इसका मतलब फाइनल पोजीशन भी यही है। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन की लेंथ ही तो होती है डिस्प्लेसमेंट, जब दोनों ही एक ही है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 मीटर। समझ गए हम लोग, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम क्लियरली समझ चुके हैं। अब बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की, ठीक। दीज आर ऑल्सो द टर्म जो थोड़े बहुत कोरिलेट भी करते हैं और थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हैं दोनों टर्म्स के बीच, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे स्पीड की। तो स्पीड क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बॉडी ने किसी भी टाइम के रिस्पेक्ट पे, वो क्या हो गई, स्पीड। वही वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है यानी डायरेक्शन होना ज़रूरी है, और डायरेक्शन तो डिस्टेंस के केस में नहीं होता, डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट के केस में हमारे पास। तो हमने वेलोसिटी को क्या डिफाइन किया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। और डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हम डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे, तो यहाँ हमने डिस्टेंस की जगह हमने क्या यूज़ किया, डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्टेंस की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, डिस्प्लेसमेंट, ओके, विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट टाइम की बात करें। अब बात करें इनकी और क्वांटिटीज के बारे में स्पीड की, तो ऐसा यूनिट की बात अगर हम करें तो ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड कैसे आया, अब फॉर्मूले के थ्रू अगर हम जाएं तो डिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ऐसा यूनिट मीटर। अगर टाइम की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड। सेकेंड को हम पूरा SEC नहीं लिख के सिर्फ ऐसे लिखते हैं छोटा, यानी अगर हम स्पीड की अब यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, ओके। तो हमने इसे ऐसे भी लिख दिया या फिर ऐसे लिख दिया, दोनों ही बात सेम है। इसे ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है आपके क्वेश्चन में, यानी सेकेंड ऊपर जाता है तो उसकी पावर क्या होगी, माइनस में चली जाएगी, ठीक। ऐसे यूनिट की बात की, स्पीड की जो है वही वेलोसिटी की होगी, क्योंकि ऊपर भी डिस्टेंस है और नीचे टाइम है। डिस्टेंस यानी जो डिस्प्लेसमेंट है एक तरह का डिस्टेंस ही है, तो इसकी यूनिट भी मीटर ही थी, और टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड, यानी कि इसकी भी क्या यूनिट हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, ओके। स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं की गई है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ डायरेक्शन की बात हुई है। अगर स्पीड की बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि जीरो कभी भी, डिस्टेंस जो है वो कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए स्पीड भी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। वहीं जैसे ही जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो स्पीड भी पॉजिटिव है, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी
सॉरी नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, 0। ओके, तो शुरू करें दूसरे टॉपिक को पढ़ना, जो कि है हमारा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट कार है, अगर वो सेम कुछ डिस्टेंस पे वो चली किसी टाइम पे, हमारे पास t1 टाइम है और उसने d1 डिस्टेंस कवर किया है, उसके बाद अगर और t2 टाइम में उसने d2 डिस्टेंस कवर किया है। ओके, यानी डिस्टेंस अलग है, टाइम अलग है, बट हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। और ये डिस्टेंस जो है, मान लीजिए कि d2 जो है वो थोड़ा ज़्यादा है और टाइम बराबर मान लीजिए, ठीक। उसका मतलब जो स्पीड है वो इतने डिस्टेंस को कवर करने में उसको सेम स्पीड नहीं देगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। कि एक एवरेज स्पीड तो हम निकाल सकते हैं, और एवरेज स्पीड की बात करें तो कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कैसे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। अगर वहीं एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो इसके लिए हमें टाइम की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए, और फाइनल वेलोसिटी अगर हमें पता है, उसे अगर हमने प्लस करके 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। ओके, दैट्स क्लियर। आगे बढ़े, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। तो मोशंस 2 टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, तो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे ऐसे मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई कार है और वो ट्रेवल कर रही है 50 मीटर, उसने ट्रेवल किया है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक। अगले 50 मीटर भी उसने 1 सेकंड में अगर कवर किया है, इसका मतलब ये आगे भी वैसे ही ट्रेवल कर रही है, ठीक। 50 मीटर 1 सेकंड, ठीक, आगे भी 50 मीटर 1 सेकंड, ऐसे अगर ये ट्रेवल कर रही है, यानी डिस्टेंस भी इक्वल है सभी जगह का और टाइम भी इक्वल है, तो हमारे पास ये कैसा मोशन हुआ, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और ये किस किस के बीच में बना, डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच। डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, किस केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में। ओके, अब बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, व्हेन द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हमने बात की अभी कार की, अगर वही कार थोड़ा अजीब चल रही है, थोड़ा अजीब मतलब पहले तो 50 मीटर ट्रेवल कर लिए उसने 2 सेकेंड्स में मान लीजिए, हाँ, अब आगे 70 मीटर कवर कर रहा है ये 2 सेकंड में, आगे और 60 मीटर ट्रेवल कर रहा है 2 सेकंड में, यानी डिस्टेंस जो है वो चेंज होता जा रहा है, पर इंटरवल जो है टाइम का वो कितना है, सेम रह रहा है, 2-2 सेकंड ही उसे लग रहे हैं। ओके, अगले 2 सेकंड में वो वहां पहुंच गया, इसका मतलब 4 सेकंड में यहाँ पहुंच गया होगा, इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो 2 ही है। यहाँ 6 सेकंड में पहुंचा है, इसका मतलब 2 ही डिफरेंस है, तो टाइम इंटरवल जो है वो सेम रहेगा, पर डिस्टेंस जो है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी, तो उसे क्या कहेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है ऐसी बॉडी। ओके, अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा भी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी होगा, बट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, यानी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ बनता है डिस्टेंस और टाइम के बीच। ओके, आगे बात करेंगे कुछ सिंबल्स की, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यानी बड़ा बड़ा हम डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस का जो स्पेलिंग है वो हम हर जगह नहीं लिख सकते, डिस्प्लेसमेंट का स्पेलिंग हर जगह नहीं लिख सकते, टाइम को हर जगह नहीं लिख सकते, इसीलिए छोटी छोटी सिंबल के थ्रू हम इन सभी को क्या करेंगे, डिनोट। सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस को हमने कैसे डिनोट किया। डिस्टेंस को हमने डिनोट किया स्मॉल एस के साथ, ओके, जस्ट स्मॉल एस। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो इसे डेल्टा एस से डिनोट किया जाता है, किससे, डेल्टा एस। ये जो छोटा ट्राइंगल है उसे हमने कहा डेल्टा। टाइम की बात करें तो छोटा टी यानी स्मॉल लेटर ऑफ टी से हमने टाइम को डिनोट किया,
स्पीड और वेलोसिटी की बात की जाए, अगर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो भी वो v से डिनोट होगी। स्पीड और वेलोसिटी की बात है तो भी छोटे v के साथ ही होगी। वहीं इनिशियल वेलोसिटी की बात करें यानी शुरुआती वेलोसिटी क्या है तो उसे हमने छोटे u से डिनोट किया है। फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो छोटा v यूज करेंगे। एक्सेलरेशन की बात करें तो छोटा a यूज करेंगे। ओके, अगर हमें स्पीड, अब स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास था, स्पीड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम था। इसे अगर हमें सिंबल्स के थ्रू बताना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, स्पीड को हमने v बोला, डिस्टेंस को हमने s बोला और टाइम को क्या बोला हमने, ये t, स्मॉल t। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया सिंबल्स के रिस्पेक्ट में। आप कुछ करेंगे क्वेश्चंस, ओके, क्योंकि ये एक फिजिक्स चैप्टर है तो क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़रूर हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। यहाँ बताया गया है कि एक फार्मर है जिसका जो खेत है या जो फील्ड है जिस पे वो वर्क कर रहा है वो एक स्क्वायर शेप में, ओके, और सारी स्क्वायर शेप की जो साइड्स हैं वो क्या है, 10 मीटर है। स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वली होंगी यानी सारी साइड्स 10 मीटर के इक्वल है। ये एक राउंड अगर कवर कर रहा है अपने पूरे फील्ड के बाउंड्रीज में चलते चलते तो कितने सेकंड में कर रहा है, 40 सेकंड्स में। ठीक, ये बताया हमें इस क्वेश्चन के अंदर। अब पूछा क्या गया हमारे पास कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। हमें पता है कि ये 40, अगर हम पूरे फील्ड की ये डिस्टेंस का करें, हम निकालें अगर हम, तो क्या होगी, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर अगर हमने निकाला तो क्या होगा, 4 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर होती है, तो 4 इंटू 10 किया यानी 40 मीटर कवर करने में उसे कितने सेकेंड लग रहे हैं, 40 सेकेंड हमें लग रहे हैं 40 मिनट कवर करने में उस फार्मर को, राइट। वही बात करें 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड की बात करें तो इसे यहाँ कितना ट्रैवल कर सकता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये फार्मर। 2 मिनट की बात करें तो यहाँ 120 सेकेंड्स हो गए और 20 सेकेंड को और प्लस किया तो हमारे पास आए 140 सेकेंड। 140 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा, बिल्कुल वैसे ही यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 40 अगर मीटर ट्रैवल कर रहा है 40 सेकेंड में तो 140 में कवर करेगा 140 मीटर, राइट। हमारे पास ये आ गया आंसर। अब अगर पूछा गया हमसे कि इतने सेकंड में ये कहाँ तक पहुँचेगा तो हमें अगर ये पता चल जाए इतने मीटर में कितने राउंड्स क्लियर कर लेता है। अगर एक राउंड की बात करें तो इस पॉइंट को अगर हमने इनिशियल पॉइंट माना है तो पहला राउंड देगा ये फर्स्ट राउंड होगा जिसमें 40 मीटर कवर कर रहा है। दूसरे राउंड में ये और 40 कर रहा है यानी 80 मीटर कवर हो गए। तीसरे वाले में हमारे पास आ गए कितने, 120 मीटर, यानी अब ये सिर्फ 20 मीटर कवर करेगा यानी फाइनल जो पोजीशन है, फाइनल पोजीशन क्या हुई, ये वाली। कैसे निकाला हमने, 140 पूरा ट्रैवल कर रहा है और एक राउंड के लिए अगर हमें सिर्फ नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं इतने मिनट में यानी कि 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड में, तो कितने राउंड्स कवर कर लिए, 3.5 राउंड, यानी 3 तो पूरे चक्कर कर ही लिए फार्मर ने, राइट। और जो लास्ट 4th जो चक्कर था उसके अंदर ये फाइनल पोजीशन आधे ही स्क्वायर को कवर कर पाए फार्मर, राइट। अब इसकी पोजीशन ये हो गई, यहाँ से ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है। हमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट यानी स्क्वायर का ये जो डायगोनल है ये हमारा इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा। डायगोनल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर है तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया है और ये भी राइट हैंडेड ट्राइंगल है, इसका मतलब हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, राइट। पाइथागोरस लगाया यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन, पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास स्क्वायर का डायगोनल हमें पता होता है। डायगोनल की बात की जा रही है और डायगोनल ही क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, राइट। और डिस्प्लेसमेंट है यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आया, ये, राइट। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, 10 टू द पावर √2 मीटर। ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ। An object travels 16 मीटर in 4 सेकेंड। क्या कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है
मान लीजिए कार की बात की गई हो, ठीक, ये 16 मीटर कवर कर रही है 4 सेकंड में, पहले 4 सेकंड में। अगला जो ये 16 मीटर कवर कर रही है उसमें उसे कितने लग रहे हैं, 2 सेकंड्स लग रहे हैं, राइट। अब पूछा गया एवरेज स्पीड की बात की गई है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट, यही था हमारा फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड अगर हमें निकालनी है तो 16 + 16 अपॉन 4 + 2, राइट, यही होगा हमारा एवरेज स्पीड, यानी कि 32/6, ये हमारा क्या आ गया, एवरेज स्पीड। इसे अगर हमने कैंसिल किया तो हमारे पास आएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड की जो यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकेंड। हमारी वैल्यू आ गई 5.33 मीटर पर सेकेंड, राइट। एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में डायरेक्टली हमने वैल्यू पुट की है, नथिंग एल्स, सिर्फ वैल्यू पुट की और हमारे पास क्या आया, एवरेज स्पीड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। किसी भी कार या बाइक, इन सब में जो एक मशीन लगी होती है हमारे बिल्कुल सामने फ्रंट में, जहाँ पे सारे पेट्रोल और ये सब चीज़ें दिखाई जाती है ना, वहाँ पे भी ऐसा डिवाइस होता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर जो होता है कार बाइक इन सब में क्या मेजर करता है, ये क्वेश्चन है। तो ऑडोमीटर मेजर करता है डिस्टेंस को। कैसे मेजर करता है, डिस्टेंस को, ओके। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, नथिंग एल्स, ऑडोमीटर मेजर करेगा डिस्टेंस को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ द ऑटोमोबाइल मेजर्स एज द नेम सजेस्ट। स्पीडोमीटर की बात की गई, यानी यहाँ स्पीड को बताएगा, ओके। तो किसी भी ऑटोमोबाइल्स में स्पीडोमीटर का काम होगा स्पीड को बताने का, और ऑडोमीटर का काम होगा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कार या बाइक ने, वो बताने का काम होगा ऑडोमीटर का, ओके। अगला भी एक क्वेश्चन है, तो ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड इन 5 मिनट्स। बोला गया है एक स्पेसशिप से अगर कोई सिग्नल आया है, ग्राउंड तक पहुंचने में उसे 5 मिनट लगे। What was the distance of the spaceship from the ground station? हमसे सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, हमारे पास टाइम है, सिग्नल ट्रेवल जो कर रहा है, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पास दे रखी है, क्योंकि हमारे पास ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, 10⁸ है, राइट। अब बात करिए, हमसे पूछा गया है डिस्टेंस की, स्पेसशिप और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो कैसे निकाल लिया हमने, स्पीड इनटू टाइम। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी स्पीड को यहाँ ले जाए, टाइम को यहाँ ले जाएंगे स्पीड के पास, और वो क्या मल्टीप्लाई में जाएगी। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, हमारे पास स्पीड ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 10⁻³ × 10⁸, और टाइम हमारे पास गिवन है 5 मिनट। क्योंकि हमें टाइम यहाँ पे स्पीड में सेकंड्स में दे रखा है, इसीलिए हम इसे भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 5 को चेंज करने के लिए 60 से इंटू करेंगे। मिनट्स को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना होता है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, राइट। तो 5 मिनट को अगर हमें कन्वर्ट करना हुआ तो हमने क्या किया, 5 × 60 कर दिया, विच इज 300 सेकेंड्स, राइट। अब डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 3 × 10⁸ इंटू 300। हमारे पास डिस्टेंस क्या आया, 910⁸ मीटर, राइट। डिस्टेंस की यूनिट क्या थी, मीटर, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 900 × 10⁸ मीटर, ओके। बस डिस्टेंस आ चुका है। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, हमें सब कुछ समझ आ गया, राइट। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। ऑडोमीटर ऑफ अ कार क्या है, स्टार्टिंग में क्या काउंट कर रहा है, 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। ऑडोमीटर हमें क्या बताता है, डिस्टेंस है। तो स्टार्ट जब हमने किया किसी भी जगह से चलना, तो वहाँ पे उसने 2000 किलोमीटर दिखाया।
जैसे ही हमारी ट्रिप खत्म हुई तब ओडोमीटर में वैल्यू थी 2400 किलोमीटर्स, राइट। अब बोला गया है इफ द ट्रिप टुक 8 hours देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। दोनों में हमें निकालने दो वैल्यूज दी हुई है स्पीड की, इन दोनों में हमें मेजर करके निकालना है एवरेज स्पीड को। बहुत सिंपल है। यहाँ ये डिस्टेंस था हमारे पास लास्ट में, और पहला हमारे पास डिस्टेंस था जब हमने ट्रेवल शुरू किया 2000 किलोमीटर से। अब इतना डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया एक्स्ट्रा 400 किलोमीटर्स, और ये ट्रेवल करने में हमें कितने घंटे लगे 8 घंटे। अगर हम बात की जाए एवरेज स्पीड निकालने की, किसकी एवरेज स्पीड की, तो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है इसका भी फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। डिस्टेंस हमने देख लिया 400 किलोमीटर्स है और टाइम हमने देखा 8 घंटे लग रहे हैं, यानी हमारी स्पीड क्या आई 50। क्या है इसमें स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आवर, राइट। ये तो बहुत इजी था क्योंकि किलोमीटर में डिस्टेंस दे रखा था, आर में टाइम दे रखा। हमारा एवरेज स्पीड क्या आ गई 50 किलोमीटर्स पर आवर। अब हमसे पूछा गया है कि किलोमीटर पर आवर में तो हमें निकालना ही निकालना था, बट हमसे ये भी पूछा गया है कि मीटर पर सेकंड में भी निकालना है। किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। इस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अगर हमें किलोमीटर को हटाना है इसका मतलब हमें किलोमीटर को नीचे लेना होगा, और ये जो हमारे पास वैल्यू है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 को हम ऊपर रखेंगे क्योंकि हमें ऊपर क्या चाहिए मीटर, किलोमीटर नहीं चाहिए, राइट। इससे मल्टीप्लाई कर दिया सबसे पहले, तो किलोमीटर क्या हुआ कैंसिल। अब आर की बात करें, अगर एक आर की बात की जाए तो कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, राइट। बट हमें मिनट में तो नहीं चाहिए वैल्यू, हमें तो सेकंड्स में चाहिए। अगर हमें मिनट को भी हटाना है तो हम क्या लेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इन सबको यहाँ कैंसिल करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ सेकंड और मीटर में चाहिए वैल्यू। आर भी कैंसिल हो गया, राइट। अब हमारे पास क्या रह गया 50 इंटू 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 किया तो हमारे पास आंसर आया 3600 सेकेंड्स। ये हमारा क्या हो गया आंसर। सबसे पहले दोनों जीरोस को हम कैंसिल कर देंगे, राइट। फिर हम कैंसिल करेंगे इसको 5 टाइम्स 2 के टेबल में, और इसे भी हम कैंसिल करेंगे 2 के टेबल में 18 टाइम्स। अब हमारे पास आंसर है 50 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर है, राइट। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया इसे डिवाइड करके 13.9 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमने बहुत सिंपल तरीके से पहले तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हमारे पास जो गिवन थी उसे पुट किया। हमारी वैल्यू निकल कर आई किलोमीटर पर आवर में, बट हमें मीटर पर सेकेंड में भी पूछी एवरेज स्पीड को, तो हमने क्या किया इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 50 को सबसे पहले 1000 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया किससे 3600 से। तो हमने क्या कन्वर्ट कर दिया किसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। नाउ आवर एवरेज स्पीड इज 13.9 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है दैट उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। 90 मीटर लॉन्ग पूल है, इसमें उषा जो है स्विमिंग कर रही है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, ओके, by swimming from one end to the other and back along with the same straight path. Find the average speed and average velocity. Alright, हम बात करें ये स्विमिंग पूल की। ये एक स्विमिंग पूल है, यहाँ से उसने शुरू किया, यानी ये एक इनिशियल पोजीशन हो गई। यहाँ से सबसे पहले वो यहाँ गई, यहाँ से ये वापस आई। ओके, उषा ने क्या किया सबसे पहले ये एंड तक गई स्विमिंग पूल के और फिर वापस आई। अब बता रखा है हमें कि स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो कितनी है 90 मीटर लॉन्ग,
और इसका एंड वापस जाके और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आने का डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो कितना हुआ 180। डिस्टेंस क्या हुआ 180, 90 गई है और 90 ही वापस आना है उसे, यानी 180 मीटर्स का डिस्टेंस हो गया। और इतने में से टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट का। टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट का। हमारे पास अगर डिस्टेंस मीटर में है तो हमें टाइम भी किसे चाहिए, कितने में चाहिए होगा सेकंड में। तो हमने से यही क्या किया चेंज कर लिया 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, राइट। तो 180 मीटर कवर करने में उषा को लगे 60 सेकेंड्स। तो इससे हमें सबसे पहले एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो एवरेज स्पीड में इसे फटाफट पुट कर देते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, राइट। तो सबसे पहले डिस्टेंस हो गई 180 मीटर एंड टाइम हो गया 60 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या आ गई 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। एवरेज स्पीड हमारे पास आई 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर उषा इस पॉइंट से चलना शुरू किए ए पॉइंट से और वापस चल के वापस ए पॉइंट पे आ रही है, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होने पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास 0। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं और टोटल टाइम की जगह अगर हम 60 सेकेंड पुट करते हैं तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आई 0 मीटर पर सेकेंड। 0 को किसी से भी डिवाइड करें आंसर तो 0 ही आता है, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक व्हिच इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए हम कहेंगे द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, राइट। सो एक्सेलरेशन की बात करें तो जो वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो वेलोसिटी में है तो एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन गिवन होता है, ठीक। इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओनली डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, राइट। किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी कैसी है उसी पे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर कोई एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, अगर नेगेटिव होता है तो डी एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं उस एक्सेलरेशन को, डी एक्सेलरेशन, ओके। यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई, अगर हम ये वेलोसिटी, ऊपर तो वेलोसिटी है जिसकी यूनिट हमारे पास ऑलरेडी होती है मीटर पर सेकेंड, एक नीचे भी एक टाइम की यूनिट है तो यानी कि सेकेंड एक नीचे भी है, इसीलिए इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को जैसे कि फॉर्मूले में हमने लिखा हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी जो भी हमारे पास गिवन है और उसको अगर हम इनिशियल वेलोसिटी से माइनस करेंगे अपॉन डिवाइड से टाइम से करेंगे तो हमारे पास आता है एक्सेलरेशन, राइट। फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने सिंबल यूज़ किया था v, इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमने यूज़ किया था u एंड टाइम के लिए t, इसीलिए फॉर्मूला क्या हुआ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, ओके। अब आगे एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है अगर कोई भी एक्सेलरेशन लग रहा है किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी के अगेंस्ट एक्सेलरेशन अगर हम गाड़ी में लगाते हैं तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, राइट। अगर हम मान लें कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, कोई गाड़ी चल रही थी, कोई भी कार चल रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, वो इनिशियली तो वो रेस्ट पोजीशन में थी। फाइनल पोजीशन जो उसने वेलोसिटी अचीव जो की हमारे पास पहुंची 12 मीटर पर सेकेंड, ओके।
और ये वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए उसे ऑलमोस्ट 6 सेकंड्स लगे। इस केस में अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हुआ तो क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, राइट। v हमारे पास 12 गिवन है, u हमारे पास 0 है और t क्या हो गया हमारे पास? 6। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉजिटिव में है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन हम लगा रहे हैं, राइट। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा जब ये डायरेक्शन और वेलोसिटी में की तरफ लग रहा है, ओके। नेगेटिव की बात करें तो अगर हमने मान लिया ये ऑलरेडी 12 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी गाड़ी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब ये जाके रुक गई मतलब अब ये रेस्ट पोजीशन पे आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। टाइम इसे रुकने के लिए लगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का ब्रेक लगाया, 2 सेकेंड में गाड़ी रुक गई। 12 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 12 हो गई। अब रुक गई यानी वेलोसिटी 0 हो गई और टाइम हमें रुकने में कितना लगा? 2 सेकेंड का। अब यहाँ एक्सेलरेशन की बात की जाए तो v की जगह हमें 0 पुट करना होगा, u की जगह हम 12 पुट करेंगे और t की जगह हम पुट करेंगे 2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? माइनस का 12/2 यानी -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। इस केस में माइनस आ रहा है, क्यों? क्योंकि स्पीड अब रोकने के लिए क्या? एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगा। गाड़ी को रोकने के लिए क्या किया? एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके। आगे बात करें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। सबसे पहले यूनिफॉर्म की बात करें, इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी जैसे हमने स्पीड के बारे में बात की थी, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब डिस्टेंस जो है बराबर होता है और इंटरवल जो टाइम इंटरवल डिस्टेंस को कवर करने में लग रहा है वो भी बराबर है, तो यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। हमने बात की थी। यहाँ पे हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करनी है, यानी एक वेलोसिटी भी कम और ज़्यादा जो हो रही है उसका इक्वल अमाउंट है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। वही नॉन यूनिफॉर्म की बात की जाए तो वेलोसिटी का जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो अनइक्वल है। अनइक्वल है मतलब अनइक्वल है किसके रिस्पेक्ट में? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के रिस्पेक्ट में। तब ऐसे मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस केस की अगर हम बात करें तो ग्राफ कैसा होगा? इस केस की बात करें तो ग्राफ जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में होगा, यहाँ वेलोसिटी ली हमने इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया, तो इसका ग्राफ होगा बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, यानी एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म। इस केस की बात की जाए तो ग्राफ होगा कैसा भी, बट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा मतलब किसी भी तरह का ग्राफ होगा बट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होने के लिए यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन होने के लिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए, यानी वेलोसिटी बढ़नी या घटनी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, तभी होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब बात करें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी यानी किसी भी जगह से अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ नीचे गिराया है, छत से अगर आपने एक बॉल को नीचे गिराया है तो उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, यानी वो अपने सेम स्पीड सेम इंटरवल ऑफ टाइम के साथ ही नीचे जा रही है, तो हमारे पास वेलोसिटी का चेंज भी सेम है, यानी इक्वल अमाउंट में हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे वर्क कर रही है, राइट। ग्रेविटी अगर वर्क कर रही है तो एक एक्सेलरेशन जो होगा कांस्टेंट होगा मतलब स्पीड जो है कम और ज़्यादा भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब जहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ तो फिर भी हम चेंजेस करेंगे, यहाँ तो कोई कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब बॉडी अपनी स्पीड से गिर रही है, नीचे जा रही है ग्राउंड पे, इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, और वेलोसिटी का इंक्रीज और इंक्रीज ही हो रहा है, राइट। नीचे जा रही है तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये मोशन जो है किस कैटेगरी में आएगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की कैटेगरी में। वहीं एग्जाम्पल की बात करें नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की,
तो यहाँ एक कार ट्रेवल कर रही है अलॉन्ग स्ट्रेट रोड, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती है, क्योंकि ट्रैफिक भी आ सकता है बीच में, राइट, रेड लाइट भी आ सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा रश होगा तो भी गाड़ी क्या होगी, स्लो हो जाएगी। यानी वेलोसिटी का इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बराबर नहीं चल रहा है, तो यहाँ ऐसा मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस के रिलेटेड बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, इन्हें फटाफट सॉल्व करेंगे। ये एक्सेलरेशन टॉपिक से ही है, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन, राहुल pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second square in 30 seconds. Then he applies brake such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second square per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of bicycle in both the cases. यहाँ दो केसेस की बात की गई है। पहला केस की बात की जाए, पहले केस की बात की जाए, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, किसी पॉइंट से उसने साइकिल चलाना शुरू किया, तो यहाँ इस पॉइंट पे तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो ही होगी। इस पॉइंट से उसने शुरू किया, 0 पॉइंट से किसी जगह तक ये गया, और यहाँ जाते जाते उसने अपनी वेलोसिटी को थोड़ा बढ़ा दिया, यानी अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है। और ये अचीव करने में उसे टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड्स का टाइम लगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात पूछा गया है, और दूसरे केस जो है वहाँ पे क्या हुआ है, 6 मीटर से ही चल ही रहा था ऑलरेडी, तो अब ये 6 मीटर से ही चल रहा है, बट अब इसने थोड़ा ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने की वजह से अब जो नेक्स्ट वेलोसिटी है वो हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में हम 6 मीटर पर सेकेंड को u मानेंगे, और v हम किसे मानेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड को। क्यों, क्योंकि फाइनल जो वेलोसिटी है उसी को हम v कहेंगे, और फाइनल अब उसके पास कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। और ये अचीव करने में ब्रेक लगने की वजह से इसको टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड, राइट। दोनों ही केसेस में हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो सीधा हमें वैल्यूज पुट करनी है। इस केस में v माइनस u अपॉन टी करेंगे हम, तो 6 माइनस 0 अपॉन टी कितना था, 30, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। पहले वाले केस में हमारे पास आंसर आया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे केस में अगर हम लोग बिल्कुल सेम वैल्यूज पुट करें, तो पहले क्या होगा, v चूंकि 4 है हमारे पास, u हमारे पास 6 है, टाइम हमारे पास 5 है, यानी अब ये क्या होगा, माइनस में, राइट। ब्रेक लगने के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव लगेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी ब्रेक लग पाएगा और वेलोसिटी कम होगी, तभी हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी -2/5, विच इज आंसर हमारे पास आ गया माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। यहाँ एक्सेलरेशन पहले वाले केस में आया था 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरे केस में आया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। दोनों केसेस में हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ बस डिक्रीजेज इन स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। यहाँ में दोनों स्पीड दे दी गई है, पहले ये स्पीड से चल रही है, ये इनिशियल स्पीड होगी हमारे पास u 80 किलोमीटर पर आवर होगी, फाइनल अब यहाँ पहुँच गई है, अब जो उसकी वेलोसिटी है जहाँ पे भी पहुँची है वहाँ 60 किलोमीटर पर आवर है, और ये हो किस में रहा है, 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में, इन दोनों को पहले हम माइनस ही हमें करना है, राइट। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। सबसे पहले इन दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस करने पे हमारे पास क्या आया, माइनस का 20 किलोमीटर पर आवर। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना, तो एक्सेलरेशन कम हो जाता है और नेगेटिव में आता है। जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है अपनी इनिशियल से, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आता है। यहाँ डिक्रीज हुई है तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव साइन हमें लगाना होगा। किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज करने के लिए क्या किया था, डायरेक्ट हमें 1000 से इंटू कर देना है और डिवाइड करना है हमें 3600 से, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। सबसे पहले हमने 2 जीरोस को कैंसिल किया, और फिर हमने कैंसिल किया 2 के टेबल में 10 को और 36 को, तो 5/18 आ गया। यहाँ पे भी हम और कैंसिल कर देते हैं, 2 के टेबल से ये आ गया 10 टाइम्स, ये आ गया 9 टाइम्स।
अब हमारे पास आंसर है 50/9 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ चुका है। अब एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, v-u/t करना होता है, राइट। तो हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है जो कि 50/9 है, और टाइम जो हमारे पास गिवन है वो 5 सेकेंड्स है। ओके, तो 5 को भी हम 50 से कैंसिल कर सकते हैं और 10 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आया 10/9, राइट। इसे भी अगर हम पॉइंट्स में निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लगाना हमें नहीं भूलना, क्योंकि यूनिट ही हमें बता रही है कि हमें एक्सेलरेशन। ये सब हमारा आया किसमें, सब कुछ हमारा आया नेगेटिव में, राइट। ये सब कुछ हमारा आंसर कितने में आया, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि हमारी वेलोसिटी क्या है, कम हो रही है, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। एक्सेलरेशन हमारा आ गया नेगेटिव 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन से रिलेटेड। क्या है, ट्रेन से रिलेटेड। A train is starting from a railway station and moving with a uniform acceleration. Okay, attains a speed 40 km/h in 10 minutes. किसी भी एक रेलवे स्टेशन से शुरू हुई है, इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी हमारे पास, 0, राइट। और अब चलते चलते उसने अटेन कर ली है स्पीड कितनी, 40 km/h, राइट। तो सबसे पहले तो हमें इसे ही कन्वर्ट करना होगा, ये दोनों ही वैल्यूज क्या हमारी एसआई यूनिट में नहीं है, इसलिए हमें आंसर एसआई यूनिट में ही चाहिए होता है, राइट। तो अब बात करें इन्हें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने की। सबसे पहले तो हमने ये जान लिया कि रेस्ट पोजीशन से चालू हुआ है, यानी कि इनिशियल जो स्पीड थी वो तो 0 ही थी, यानी u जो है वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल जो हमने अचीव किया है, ट्रेन ने अचीव किया है वेलोसिटी, वो है 40 किलोमीटर्स, यानी v हमारे पास है 40 km/h। इसे अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई एंड 3600 से क्या डिवाइड, राइट। कैंसिल कर देते हैं फटाफट से, दोनों जीरोस कैंसिल हुए, ये भी है हमारे पास 5 से, ये भी हमारे पास गया। अब ये हमारे पास 20 टाइम्स गया, ये हमारे पास 9 टाइम गया। अब वैल्यू हमारे पास क्या आई, 100/9 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमारे पास फाइनल वाली क्या आई, 100/9 मीटर पर सेकेंड। इसे हम एज इट इज लेंगे, पॉइंट पे नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जाके हमें और भी चीज़ें कैंसिल करनी है, राइट। तो हमने पॉइंट पे हमें इसे नहीं लेके गए, सिर्फ डिवीजन में रहने दिया हमने। अब हम समझेंगे कि टाइम को भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 10 मिनट्स को अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 60 से इंटू, राइट। तो 60 से इंटू किया तो हमारे पास आया 600 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया है, तो v-u/t फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। सबसे पहले v हमारे पास 100/9 है ऑलरेडी गिवन, माइनस u हमारे पास गिवन है 0 ही होगा, और टाइम हमारे पास क्या है 600। अगर हम इसे माइनस करते तो 100/9 इंटू 600 आया हमारे पास। ये दोनों जो 100 के जीरोस हैं ये भी कैंसिल हो जाएंगे, किससे, 600 के जीरो से। अब हमारे पास आंसर है 1/54 मीटर पर सेकेंड। इसे भी अगर हम पॉइंट पे आंसर निकालना चाहें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.00185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया 0.0185 meter per second square. So this will be our acceleration for the train which is moving with uniform acceleration. Okay. So this is it for today's session. आगे हम डिस्कस करेंगे ग्राफ के अंदर हम कैसे ये सारी वैल्यूज को पढ़ेंगे, कैसे हमें कोरिलेट करना है, और हमें पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन को। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। बाय बाय, टेक केयर।